ओके। इसके बाद जब नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैलने लगा तो हर कोई कंट्री, सॉरी कंट्री तो उसको भी नहीं बोलेंगे, कंट्री तो बाद में बनी थी, लेकिन जितने भी एम्पायर्स थे तो वो क्या था, वो डाइवर्सिटी थी। कि ऐसा नहीं था जैसे आज आप देखेंगे कि इंडिया में यहाँ पर हम अधिकतर एक कॉमन पीपल देखते हैं, इंग्लैंड में एक कॉमन पीपल देखते हैं। आप ऐसा नहीं देखोगे कि इंडिया के अंदर कि अलग अलग तरह की, वैसे ही इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। बट जैसे बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्या है कि जो एक कॉमन आइडेंटिटी, एक कोई रिलीजियस बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे एक कंट्री बने हैं वो, ठीक है ना। तो वही नेशनलिज्म किया गया। तो लोगों ने क्या किया, अपने अपने लोगों को कहा कि हाँ भाई वहाँ पर जर्मन है तो उनको वो एरिया हमारा होना चाहिए, जैसे एक सेम लैंग्वेज वाले उन्होंने ऐसा बोला। तो इसको यूनिफिकेशन किया गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं जर्मनी। जर्मनी आप समझ रहे हैं, जो इसका जो एंशिएंट जो था जर्मनी, यानी कि प्रसिया। ओके, अभी इसको जर्मनी हो जाता है। तो यहाँ को कैसे यूनिफाई किया गया, सबसे पहले मूवमेंट अंडर ओटो वॉन बिस्मार्क, इस नाम को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मनी को यूनिफाई करने में। यहाँ पर जो नेशनलिज्म, इसको आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट अगर आप देखें तो इसको फॉर्म करने में, जर्मनी को फॉर्म करने में ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क। यहाँ पर जर्मनी को 7 ईयर वॉर लड़ना पड़ा, किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। फ्रांस, इसको कहा अलग अलग वॉर कहा गया है, फ्रेंको जर्मन वॉर है, डेनमार्क के साथ है, ऑस्ट्रिया के साथ है, ये वॉर हुआ, 3 वॉर्स हुए थे। ओके, 7 ईयर तक ये चले थे, तब जाके जर्मनी इस तरह से फॉर्म यूनिफाई हुआ। 1871 में विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर, इसको बनाया गया, एम्परर मीन्स वही कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, एंड प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग स्टार्ट, फिर ये जब एक पूरा एरिया इनका क्लियर हो गया तो इन्होंने अपना नेशन बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर कौन कौन लोग थे, इंग्लिश लोग थे, स्कॉटिश थे और आयरिश कम्युनिटी के लोग, इस तरह के लोग यहाँ पर ज़्यादा थे। यहाँ पर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई उसने यहाँ ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इंग्लैंड आपको पता ही है बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जो एक ये याद रखिएगा, एक्ट ऑफ 1707 मर्ज्ड, इस एक्ट के थ्रू इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मर्ज कर दिया गया और क्या बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड स्कॉटलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनाया गया और बाद में इसमें आयरलैंड को भी मिला दिया गया और तब बनाया गया ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ। अगर आज भी आप यहाँ इस इनका फ्लैग देखें उसमें आपको क्या मिलेगा कि उसमें जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों के फ्लैग को मर्ज करके एक फ्लैग बनाया गया, आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861। यहाँ पर ये 3 नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने, एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके पास आता है कि क्वेश्चन आ सकता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी समझाओ, आपको डिटेल पढ़ना है ये, या यूनिफिकेशन ब्रिटेन समझाओ, या यूनिफिकेशन ऑफ इटली समझाओ। इसको आपने, मैं शॉर्ट में आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपने इसको बहुत तीनों को अलग अलग डिटेल में पढ़ना है और इन नामों को याद रखना है। जब सबसे पहले आता है जूसीपी मजीनी, ये क्यों इनको याद किया जाता है, क्योंकि इटली के यूनिफिकेशन में इन लोग 3 लोगों का बहुत ज़्यादा क्या है कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने क्या किया, स्टेब्लिश यंग इटली, इन्होंने यंग इटली फॉर्म किया। आता है कि हु फॉर्म द यंग इटली और यंग यूरोप 1831। इनको क्या बोला जाता है, सोल ऑफ इटली, जूसीपी मजीनी को। उसके बाद जूसीपी गरीबाल्डी लीडेड आर्म्ड वॉलंटियर्स, इन्होंने आर्मी तो जो कर ही रही थी काम का, इन्होंने आर्म्ड वॉलंटियर्स भी बनाए, इनको बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इटली। ये आप देखा ना यहाँ पे, ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी। ओके, तो ये एक व्यक्ति था जिसने पूरे जर्मनी को यूनिफाई किया अकेला। यहाँ पर ये तीनों हैं, तो ये जो बिस्मार्क है इनको बिस्मार्क ऑफ इटली बोला जाता है। तीसरा व्यक्ति है काउंट कैमिलो डी केवर, लेड द मूवमेंट टू यूनाइट इटली, इसका भी इनका भी बहुत योगदान है, आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया था। अगला नाम आता है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, बिकेम द किंग ऑफ इटली इन 1861। ओके, इसके बाद अगला जो यहाँ पर पॉइंट आता है विजुअलाइजिंग द नेशन, कि मैं जो आपको बता रहा था कि लोगों को ये कहा गया कि पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स के साथ लोगों को जोड़ा गया कि नेशन को विजुअलाइज करो कि ये हमारा नेशन है, केवल एरिया वाइज नहीं, फैक्चुअल नहीं, रीजनेबल, केवल रीजंस के बेस पे नहीं, साइंटिफिकली नहीं कि हम इस एरिया में रह रहे हैं काम कर रहे हैं तो ये हमारा है, नहीं,
वो वाली फीलिंग जैसे कि हमारे एक घर के प्रति हमारे एक फीलिंग इमोशंस आते हैं। अब इसमें क्या किया गया कि लोगों को ये चीज़ें दी गई, बहुत सारे सिंबल्स बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें एलिगोरी बनाई गई। एलिगोरी मैंने आपको बताया ना, एक्सप्रेस थॉट और आइडिया थ्रू अ पर्सन और थिंग्स, यानी किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करना। जैसे भारत माता हम बोलते हैं, भारत क्या एक कंट्री है, नॉर्मल कोई लिविंग बींग्स नहीं है ये, लेकिन हम फिर भी उसको माता मानते हैं, भारत माता, दैट इज़ एलिगोरी। जर्मनी के लिए है एक, ये आप पढ़ेंगे, इन आपके पास एक पिक्चर दे रखी है, जर्मेनिया, ठीक है ना, तो ये बताता है। फ्रांस के लिए है जो दे रखी है मैरियन, ये पिक्चर दे रखी है। जैसे वहाँ पर सिंबल्स यूज़ किए कि ब्रोकन चेन, ये फ्रीडम का था कि मोनार्की से फ्रीडम, जैसे हमारा भारत माता यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये विजुअलाइजिंग द नेशन, ये भी एक कंसेप्ट लाया गया कि हम लोगों को पैट्रियोटिज्म, जैसे नेशनल एंथम बनाना, ओथ्स टेकन एंड फ्लैग, ये सारी चीज़ें, यानी कि ये था नेशन को विजुअलाइज करना, केवल एक एरिया वाइज नहीं, उसको इमोशंस पैट्रियोटिज्म के साथ जोड़ना। अब एक नेक्स्ट वीडियो और उसमें हम इसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे।